हेलो 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 बच्चे, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? कैसे हो बेटा, कैसे हो? हाँ, अभी जब हम आज ऑफलाइन क्लास आए तो कुछ बच्चों ने मेरे से डिमांड करा कि सर हम लोग को एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सीएल पर कैसे हुआ हम लोग को बता दीजिए। तो हमें लगा कि चलो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन भी साथ में बताते हैं। तो बच्चे आज जो हम तुम लोग के पास टॉपिक्स लेकर के आए, बोले ना पूरा टॉपिक्स ही तुम लोग को हम 2-3 बार पढ़ा देंगे। अब जो बच्चे अपने ऑफलाइन सेंटर से जो ब्रेक किए थे वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। सबको वापस आ जाना चाहिए, मोस्ट वेलकम है, सारे बच्चे को मोस्ट वेलकम है। कोई शर्म लिहाज का इसमें इशू नहीं है, कोई शर्म वर्म का, हम लोग दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन थोड़े ही हुआ है, कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ है। बस आप अपने किसी दोस्त का बात सुन लिए और चले गए। ऐसे नहीं होता है पढ़ाई में, कैरियर में ऐसे नहीं होता है। कैरियर में दोस्ती नहीं है दोस्त, कैरियर में कोई दोस्ती नहीं। सारे बच्चे आ जाइए। अभी तो नमूना है, अभी तो पूरे वर्ष भर मैं सेवा करने जा रहा हूँ, पूरे साल में बहुत बड़ा हेल्प करने जा रहा हूँ, रिजल्ट किसी हालत में टॉप पर ले आऊँगा। तो बच्चे इसी संदर्भ में ना आज हम लोग का जो टॉपिक्स है, ढेर सारा टॉपिक्स हम आप लोग के लिए आज लेकर के आए हैं। जैसे कि आज हम आपको एक बार बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फिर ये हुआ पहला टॉपिक्स। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिर होता क्या है। इसके बाद हम आपका इसमें बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होता है। अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होता है ये मैं बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट क्या होता है ये मैं बताऊंगा। और मैं आखिरी पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI एट एक्सियल लाइन ये बताने जा रहा हूँ, मतलब मैं इन डाउन पोजीशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा लो बेटा कि ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मैं टोटल 5 क्वेश्चन, एक तरह से कहो तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब इतना सारा टॉपिक्स मैं लेकर के आप लोग के साथ आया हूँ, आप लोग के पास आया हूँ। और जिन बच्चों का ये टॉपिक्स पढ़ा हुआ है, अभी जितने भी बच्चे यहाँ पर क्लास कर रहे होंगे उसमें से प्रायः बच्चों का, जो मेरे ऑफलाइन सेंटर के बच्चे हैं उनमें से मोर देन 90% बच्चों का ये पूरा का पूरा टॉपिक्स क्लियर है। मेरे को पता है पूरा का पूरा टॉपिक्स क्लियर है, लेकिन क्लियर टॉपिक्स का ही पढ़ाई रिवीजन है। तो एक प्रकार का रिवीजन क्लास है और आप लोग का रिवीजन क्लास है। लेकिन जो बच्चे अभी अभी लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, जैसे आज भी मैंने देखा था कि 5, 7, 8 न्यू बच्चे, दोनों बैचेज, जब तीनों बैचेज को मैं अगर बता दूं तो 10 बच्चे लगभग न्यू बैच आज स्टूडेंट थे, उनका तो ये चीज़ छूट गया। और सैटरडे को टेस्ट है, तो कैसे आप दोगे? तो मेरे को लगा कि चलो मैं पहले हेल्प करता हूँ, फिर मैं टेस्ट पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा। तो टेस्ट से पहले टेस्ट की तैयारी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और बच्चे ये तैयारी आपको करना होगा। अगर एग्ज़ाम के समय में, एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप थोड़े अपने आप को रिलैक्स रखना चाहते हैं, अगर आप कोई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेपर पर ज़्यादा अगर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो फिर एक पेपर जो कि बहुत बड़ा पेपर है फिजिक्स, बहुत ज़्यादा टाइम किलिंग पेपर है, बहुत ज़्यादा समय खाएगा लास्ट में। अगर अभी शुरू में आप अच्छे से तैयारी करके नहीं चलोगे तो क्यों ना इतने बड़े पेपर को बिल्कुल से सॉर्ट आउट करते चले। तो चलो बच्चे, बहुत मैंने आप लोगों से बात करा, अब हम लोग आते हैं धीरे धीरे अपने टॉपिक्स पर। तो चलो लेट स्टार्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात है कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बेटा फील्ड, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत होता है, फील्ड का मतलब क्षेत्र होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र। सबसे पहला बात है कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं इसका डिफिनेशन एक बार आपका रीड कर दूं कि इसका एक बार डिफिनेशन को मैं रीड कर देता हूं बच्चा, फिर मैं इसको और ओपन करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट को ध्यान देना बेटा, टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज द सराउंडिंग्स विथ विच द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलाइड बाय द अनदर चार्ज। एक डिफिनेशन तो मैंने ये दिया, एक डिफिनेशन तो मैंने इसका ये दिया, दूसरा डिफिनेशन मैंने इसका ये दिया कि अगर ये नहीं याद है तो आप ये भी दे सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पेस सराउंडिंग इट विथ इन विच द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्फाइंड। तो दूसरा मैंने ये दिया। अब दोनों को आप थोड़ा सा सलीके से समझो, इन दोनों डिफिनेशन को आप थोड़ा सलीके से समझने का प्रयास करो। सबसे पहला बात है कि टेस्ट चार्ज क्या है। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है इसको हम टेस्ट चार्ज कहेंगे, और इस टेस्ट चार्ज के ही सराउंडिंग्स हम लोग सारा का सारा स्टडी करेंगे।
टेस्ट चार्ज जो प्रायोगिक आवेश है, इसी प्रायोगिक आवेश के सराउंडिंग हम लोग उसी के परिवेश में हम लोग पूरे के पूरे पढ़ाई को कहते हैं। तो बाय द वे हम एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज ले लेते हैं बेटा। अब इस टेस्ट चार्ज को अगर बाय द वे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते ताकि आपको दिखाई दे ठीक से, हम लोग एक यहाँ पर टेस्ट चार्ज लेते हैं। अब इस टेस्ट चार्ज के नज़दीक अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो हम ये क्या करता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है, इस चार्ज पर कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर रियलाइज करवाता है। तो इस प्रकार से हमको एक ऐसा बाउंड्री मिल गया और इस बाउंड्री को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह प्रभावित क्षेत्र, ये प्रभावित क्षेत्र है बेटा, ये समझिए लक्ष्मण रेखा है बेटा, ये लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा के भीतर अगर कोई भी रावण को लाइएगा, रावण मतलब दूसरा आवेश, अगर कोई भी रावण यहां पर आएगा तो यहां पर आग जलेगा। आग जलने का मतलब हुआ कि ये इस पर एक फोर्स लगाएगा। ये कहेगा कि बस जैसे यहां पर आएगा ये पकड़ लेगा कि कोई मेरे नजदीक आ रहा है, और इस प्रकार से ये अपने चारों ओर बिल्कुल आप एक ऐसा, इसके चारों ओर एक ऐसा आप क्षेत्र खोज सकते हो, एक आप ऐसा फील्ड खोज सकते हो, और इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री। इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री, EFB, B फॉर बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब जो घेरा देते हैं, इस घेरा को, मतलब अगर कोई आपसे कहे कि एक बार फिर से हमको पूरा हिंदी में सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करो, तो आप कहिएगा कि अगर कोई आप आवेश लेते हैं तो इस आवेश के चारों ओर का ये जो प्रभावी क्षेत्र है, ये प्रभावी क्षेत्र है बेटा। इस प्रभावी क्षेत्र में अगर किसी दूसरे आवेश को आप लाएंगे तो इनके बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रियलाइज होगा। ऐसा बाउंड्री हम चारों तरफ से ढूंढ सकते हैं, और इसी बाउंड्री को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बेटा। इसी पूरे के पूरे क्षेत्र को, इस पूरे के पूरे रीजन को बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, हम इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के किसी चार्ज के सराउंडिंग्स वह इफेक्टेड एरिया जिसमें अगर किसी सेकेंड चार्ज को अगर आप लाते हैं तो वो चार्ज पर, ए वाला चार्ज को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रियलाइज कराएगा। तो इस प्रकार का ये जो रीजन बनेगा, चारों तरफ ऐसा ढूंढ सकते हैं, ये जो रीजन बनेगा, इस रीजन को हम क्या कहेंगे बच्चा? इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ये हुआ ए वाला पार्ट। अब थोड़े से इस वाले पार्ट पर समझने का प्रयास कीजिए कि एक बात तो है कि आखिर यहां पर क्या है। आखिर ये जो चार्ज यहाँ पर थे, इसके यहाँ से यहाँ पर क्या है जो इसको यहाँ पर रियलाइज करा दिया फोर्स को? कुछ तो होगा। इस चार्ज के पास अपना तो कुछ ना कोई चीज़ होगा बेटा जो इसको यहाँ से यहाँ रियलाइज करा दिया। तो बच्चा ये जो चार्ज है ना, इससे ऐसे ऐसे बहुत सारे इनविजिबल लाइन ऐसे बाहर निकलता है, बहुत सारा ऐसे इनविजिबल लाइन निकलता है। हम आपको बता चुके हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा हम ऑफलाइन क्लास के डिटेल्स बताए हैं। इसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। और बच्चा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरा सा डिटेल हम आपको क्वेश्चन पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या है, इसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। मैंने पूरा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसके प्रॉपर्टीज को पूरा एकदम 1-2 क्लास दे करके पूरा डिटेल आपको बताया था। एक प्रॉपर्टी का मैंने आपको क्लियरिफिकेशन आपको दिया था कि ए प्रॉपर्टी ऐसा क्यों होता है, ए प्रॉपर्टी ऐसा क्यों होता है। तो अभी मेरे पास चूंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना सा बताऊंगा बेटा कि अगर यहाँ पर आप चार्ज लेते हो तो इस चार्ज से बहुत सारे ऐसे इनविजिबल लाइन निकलता है, बहुत सारे ऐसे दृश्य रेखा निकलता है। बच्चे बिल्कुल ध्यान देने का जरूरत होता है। लाइन इनविजिबल जरूर रहता है लेकिन काउंटेबल रहता है। ये लाइन अदृश्य जरूर होता है बेटा, लेकिन इसको गिना जा सकता है, इसको काउंट किया जा सकता है। हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस लाइन को काउंट कर लेते हैं बच्चा। इस लाइन को वो बिल्कुल से काउंट कर लेंगे। वो काउंट करने के कारण ही तो बताते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। वो नहीं काउंट करेंगे, उनका सॉफ्टवेयर नहीं काउंट करेगा तो कैसे वो बता सकेंगे? इनविजिबल होता है, हम देख नहीं सकते हैं, ये इनविजिबल होता है। और ये लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जहां तक आप कॉन्फाइंड कर सकते हैं, जहां तक आप इसको महसूस कर सकते हैं, मतलब डिवाइसेस जहां तक इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम कंपास लाएंगे, एक ऐसा कंपास ले लेंगे, ये कंपास ले लेंगे और इस कंपास को धीरे धीरे इसके नज़दीक लाएंगे। कंपास जैसे ही यहाँ पर आएगा वो अपना डिफ्लेक्शन देना शुरू कर देगा, और ऐसा डिफ्लेक्शन हम चारों ओर, ये डिफ्लेक्शन यही लाइन दिलवाया, ये डिफ्लेक्शन दिलवाया, यही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये डिफ्लेक्शन दिलाया, और इस प्रकार से हमको एक बाउंड्री मिल जाएगा। इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? इस पूरे के पूरे रीजन को हम क्या कहेंगे? पूरे क्षेत्र को क्या कहेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो मैंने विद्युत क्षेत्र का बच्चा आपको यहाँ दो तरह से, 2 वर्ड में मैंने डिफिनेशन करवाया। एक तो मैंने करवाया कि वह इफेक्टेड एरिया जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर लाइएगा
तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रियलाइज कर देगा। और दूसरा मैंने बताया कि चार्ज के चारों ओर का वह इफेक्टेड एरिया जहां तक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को कॉन्फाइंड किया जा सकता है, वो पूरा का पूरा जो रीजन है, वो पूरे के पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैं उम्मीद करूं बच्चा कि समझ में आ गया, मैं उम्मीद करूं कि समझ में आ गया। यस सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। तो अब हम अगला टॉपिक्स पर आते हैं। अगला टॉपिक्स आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इकाई धन आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई धन आवेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज, मतलब ये भी एक प्रकार का फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन कैसा फोर्स है बच्चा, तो इसके लिए थोड़े से हम लोग कूलम्ब्स लॉ पर वापस आते हैं। कूलम्ब साहब ने बोला था कि अगर बाय द वे आप यहाँ पर दो चार्ज Q1 और Q2 लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है, तो F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो पढ़ कर बुढ़े हो गए हम लोग। जब से इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट हुआ है उस समय से ही चार्ज के बाद वाले क्लास में, जैसे हम लोग फोर्स में आए थे 2-3-4 क्लास होने के बाद, वहां से हम लोग कूलम्ब फोर्स यूज कर करके बुढ़े हो गए हम लोग। तो F इज इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। लेकिन इस कूलम्ब फोर्स में दो चार्ज Q1 और Q2 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अगर इंटेंसिटी की बात करें बच्चा, तो एक तो चार्ज कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा चार्ज जब होगा तो +1 होगा। इनके बीच का डिस्टेंस R है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है। ये जो फोर्स है ना बेटा, इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब ये फोर्स किसके किसके बीच में लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 और कोई अनदर चार्ज, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब अगर बहुत सिंपली समझाने का जरूरत पड़े तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, किसी दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है, इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। मान लो बेटा कि ये जो फोर्स लगा वो Q चार्ज के कारण लगा। Q चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स F है, तो बोलो यूनिट चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, नो डाउट F/Q हो जाएगा। नो डाउट F/Q हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर सिंपली हम लोग यूनिट लॉ लगा लें तो Q चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स F है, तो यूनिट चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स F/Q हो जाएगा। और इस यूनिट चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं बेटा। मतलब E इज इक्वल टू हो गया F/Q, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा EQ। तो एक तो तुम्हारा डिफिनेशन यहाँ पर ये हो गया कि E इज इक्वल टू F/Q। अगर तुम इसका यूनिट निकालना चाहोगे तो फोर्स का न्यूटन हो जाएगा, और कूलॉम का चार्ज का कूलॉम हो जाएगा, तो न्यूटन पर कूलॉम। एक तो तुम्हारा ए हो गया फार्मूला। मतलब अगर फार्मूले की बात की जाए तो कितना खूबसूरत हो गया। एक फार्मूला तुम्हारा E इज इक्वल टू F/Q हो गया। तुम सभी बच्चे जानते हो कि F इज इक्वल टू mg होता है। अभी हम जब तुम लोग का डीपीपी सॉल्व कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जब हम डीपीपी, हमारे समझ से 3rd डीपीपी तुम्हारा सॉल्व हो रहा होगा, या तो 4 सोल्व हो रहा होगा, डीपीपी 3rd शायद सोल्व हो रहा होगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम बना रहे थे तुम लोग को। तो वहाँ पर भी ये फार्मूला तुम लोग को हम बताए थे कि F इज इक्वल टू mg। अगर इसको अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो हम लोग का सेकंड फार्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू mg/q। फिर हम तुमको बताए थे, फिर हम तुमको तीसरे फार्मूला में बताए थे Q इज इक्वल टू ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा mg/ne। एक फार्मूला यहाँ, ये सारे के सारे फार्मूले हैं। लेकिन अगर अब हम कूलम्ब्स लॉ को अगर यहां पर यूज करना चाहें तो हमारा फार्मूला नंबर 4 क्या बन जाएगा, तो F इज इक्वल टू बन जाएगा 1/4πε0। एक चार्ज क्या हो जाएगा 1, दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा Q, और डिस्टेंस क्या है R, तो R का स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया 1/4πε0 Q/r²। तो ये सारे के सारे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चा हम तुमको क्या करें, फार्मूला बता दिए, हम इसका यूनिट बता दिए। अगर कोई बच्चा हमसे कहे कि सर इसका डायमेंशन एक बार बता दीजिए, तो अगर कोई बच्चा बोले कि हमको सर डायमेंशन भी प्लीज बता दीजिए, तो तुमने अभी मेरे को बोला कि E इज इक्वल टू F/Q होता है, तो F का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2, और चार्ज का डायमेंशन होता है AT। अगर इसको तुम मैनेज कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा mlt-3। देखो T ऊपर में जाएगा तो -2 था, एक और ऊपर में जा रहा है तो -3 हो जाएगा, और A ऊपर में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो mlt-3 A -1 A इसका डायमेंशन भी हो गया तुम्हारा बच्चा। अब इन चीज़ों को मैंने ना पूरा एक प्रॉपर वे में बच्चा को लिख करके यहाँ पर दे दिया, ताकि उनको ना तो डिफिनेशन का दिक्कत हो, ना तो किसी भी चीज़ का दिक्कत हो। मैंने पूरा समझा भी दिया, मैं यहाँ पर पूरा नोट्स भी उनको दे रहा हूँ। किसी भी चीज़ में इतना सा भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम्स
फिजिक्स में है ही नहीं। बस थोड़े से दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मैं कस के पढ़ाऊं और तुम कस कर पढ़ो, प्रॉब्लम्स है ही नहीं। कोई क्वेश्चन बाहर आने का कोई सवाल नहीं उठता है। जैसे जब क्लास चालू हुआ ना, तो ऐसा लगा जैसे थोड़े से उस समय है ना, अपने पराये जो भी होते हैं सारे के सारे लोग, थोड़े से बच्चे भी कुछ मिसगाइड हुए। हाँ, उस समय कुछ मिसगाइड हुए, लेकिन जैसे जैसे परत दर परत फिर परतें खुलते जा रही हैं, वैसे वैसे बच्चे वापस आते जा रहे हैं। मैं फिर समझा रहा हूँ, मैं फिर सभी बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बच्चे प्लीज़ सभी लोग वापस आ जाइए, अपने वापस केवल मत आइए। अब आइए तो 2 4 5 को लेकर के वापस आइए। यस सर, जिनको लेकर के आइएगा एक समय आपको थैंक्स कहेंगे। सर थोड़े से मैं क्लास में आपको बांधता ज़रूर हूँ, थोड़े से मेरी क्लास में साइलेंस ज़रूर होता है, बट क्या विदाउट साइलेंस का एक वेल स्टडी हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है बेटा। अब इसी को आप है ना, एक जो बहुत ही निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं, वो बड़ा अजीब किस्म के इसका एक हवा बनाते हैं। सर बहुत टाइट हैं, वहाँ तो हम लोग हिल भी नहीं सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरे भैया क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई, वहाँ गूंगे लोग थोड़े ही आते हैं, सारे बोलने वाले बच्चे आते हैं, सारे बच्चे कुछ ना कुछ कहते हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन हाँ, केवल वहाँ हंसने खेलने के लिए तो हम लोग आते नहीं हैं। एक इंटरेक्शन दोनों के बीच में होना चाहिए, एक वेल इंटरेक्शन होना चाहिए, और इंटरेक्शन उतना ही होना चाहिए जहाँ तक वाजिब है, गैर वाजिब इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ऐसा होता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा गैप तो होना ही चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। जिस रिश्ते में थोड़े गैप होते हैं वो रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनेशन भी आपको लिख दिया हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, किसके कारण बेटा, किसके द्वारा, तो बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अगर +1 चार्ज है, एक इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा, इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे। बच्चा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो वेक्टर होगा ही ना बेटा। अभी तुमने बताया कि सर इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज होता है। अगर तुम चाहो तो वेक्टर का साइन यहाँ पर दे सकते हो, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज होता है। तो फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो नो डाउट इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज होता है। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चा वेक्टर क्वांटिटी है इंटेंसिटी, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। तो चलो मैंने यहाँ पर बताया, ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने पूरा समझा करके तुमको बताया, ये मैंने तुमको डिफिनेशन बता दिया। मैंने अभी तुमको बताया कि ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 1/r² इंटू आर कैप होता है वेक्टर के फॉर्म में। बच्चा इसको भी ध्यान देना, E इज इक्वल टू वास्तव में फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। लेकिन इसी को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो मेरा सारा बच्चा जानता होगा कि अगर हम वेक्टर देते हैं तो फिर हमको यहां पर यूनिट वेक्टर लगाना चाहिए। जैसे ही हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे वैसे ही वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चा वेक्टर के फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 1/4πε0 Q/r² और ऊपर में क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। कभी कभी है ना बच्चे आर कैप को भी ब्रेक कर देते हैं, कहते हैं कि सर हम आर कैप को ब्रेक करके आर वेक्टर बाई आर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चा। उस समय आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा 1/4πε0 Q/, अब r² तो है ही लेकिन एक आर नीचे वाला और हो जाएगा तो r³ हो जाएगा और यहाँ पर आर वेक्टर हो जाएगा। और बच्चे हम लोग तो एक गाना भी बनाए थे इस पॉइंट पर क्लासरूम में कि स्क्वायर है तो कैप, क्यू है तो वेक्टर, स्क्वायर है तो कैप, क्यू है तो वेक्टर। क्या मतलब, क्या मतलब कि अगर यहां पर स्क्वायर दे रहे हैं तो फिर यहां पर कैप का साइन देंगे, और अगर यहां पर क्यू का साइन दे रहे हैं तो फिर यहां पर वेक्टर का साइन देंगे। बच्चा हम इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, और डायमेंशन क्या होता है बेटा, तो mL/T-3a-1। ये सारा का सारा मैंने आपको निकाल करके दिखला दिया। इसका एक डिफिनेशन और होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक डिफिनेशन और होता है। तो आप अगर पहला वाला याद हो जाए तो जरूरी नहीं है, बट अगर जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, कई गो गुजर रहा है नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। अगर हम यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं बेटा, अगर हम यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं तो इससे कई गो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है, इसके यूनिट एरिया से कई गो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है।
उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो बेटा कि पूरा का पूरा एरिया ds है और इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स d फाई है, तो तुम मेरे को बताओ कि d फाई से कितना निकल रहा है। तो ds यूनिट से कितना निकलेगा, तो ds बाई नहीं मतलब ds यूनिट एरिया, ये पहले लिखना होगा। ds एरिया से कितना निकल रहा था, तो d फाई, तो यूनिट एरिया से कितना निकलेगा, तो d फाई बाई ds, d फाई बाई ds। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू d फाई बाई ds, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d फाई इज इक्वल टू e इंटू ds, और अगर हम पूरा का पूरा फाई निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू ds। एक बार फिर से देख लो बेटा, फिर से देख लो, जैसे तुम यहां पर चार्ज लिए तो ऐसे चारों ओर निकला, बहुत सारा निकला, ढेर सारा निकला, ढेर सारा निकला, बहुत सारा निकला, और बाय द वे एक यहां पर कंप्लीटली एरिया बन गया। ये एरिया है ds और इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स है d फाई। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ds एरिया से कितना निकल रहा है, तो d फाई, यूनिट एरिया से कितना निकलेगा, तो d फाई बाई ds। इसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। इसका मतलब इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो गया d फाई बाई ds, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो d फाई इज इक्वल टू हो जाएगा e इंटू ds। इसी को इंटीग्रेट भी, अगर ढेर सारा मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस हो सकता है। और बच्चा यहाँ तक आप लोग को मैंने क्या क्या बताया बेटा, तो अभी तक मैंने आपको डिटेल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया। अब टॉपिक्स को हम और आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक्स हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। यह एक व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है विच कंसिस्ट, जो बना हुआ है टू चार्जेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। क्या मतलब बेटा, क्या मतलब देखो, एक डाइपोल है, डाइपोल में चार्ज इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ चार्ज कितना होगा, Q होगा, चार्ज Q होगा। अगर अनइक्वल चार्ज ले लेंगे तो फिर मेरा डाइपोल वहां पर नहीं बनेगा। डाइपोल अगर बन रहा है तो चार्ज को इक्वल लेना होगा। चार्ज हम इक्वल लेंगे बट उसका जो नेचर है वो अपोजिट लेंगे। उस चार्ज का जो नेचर है हम अपोजिट लेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैंने लिया 10 कूलम तो फिर यहाँ पर हो जाएगा -10 कूलम। यहाँ पर अगर +Q मैंने लिया तो यहाँ पर मैं -Q लूँगा। और ये इसका हो गया न्यूट्रल पॉइंट। आप इसको न्यूट्रल पॉइंट भी कह सकते हो, आप इसके मिड पॉइंट भी कह सकते हो। और डाइपोल में सारा का सारा मेजरमेंट इसी न्यूट्रल पॉइंट से होता है। तो इस न्यूट्रल पॉइंट से +Q चार्ज की ओर का डिस्टेंस हो गया L, इस न्यूट्रल पॉइंट से -Q चार्ज का डिस्टेंस हो गया L, और इस प्रकार से इस पूरे डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2L। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया विद्युत, डाई का मतलब हो गया दो, और पोल का मतलब हो गया ध्रुव। मतलब हो गया विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब ही होता है कि जिसका दो सिरा हो, दोनों पर अलग अलग चार्ज हो, लेकिन अलग अलग मतलब सेम चार्ज हो। अलग अलग कहने का मतलब केवल नेचर को है कि अगर +Q चार्ज है तो -Q चार्ज है। उसका एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, उसका एक मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट से ही सारा मेजरमेंट होता है। तो एक लेंथ इधर हो गया, एक लेंथ इधर हो गया, पूरा का पूरा लेंथ 2L हो गया। ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इस कंप्लीट सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, एक वैसा अरेंजमेंट है, एक वैसी व्यवस्था है जिसमें दो आवेश होते हैं, दोनों समान आवेश होते हैं। उनका जो नेचर होता है, उनका जो प्रकृति होता है, अलग अलग होता है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, और न्यूट्रल पॉइंट से दोनों तरफ का दूरी L और L होता है। इस पूरे के पूरे व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे के पूरे व्यवस्था को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यहाँ देखो AOB इलेक्ट्रिक डाइपोल है। A पर का चार्ज +Q, B पर का चार्ज -Q, न्यूट्रल पॉइंट O, और इस 2L को हम डाइपोल लेंथ कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है बेटा, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जिनको नोट्स लिखना होगा यहाँ से नोट्स बना लीजिएगा बेटा, और ये वाला फिगर को बना लीजिएगा। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, डाइपोल का मतलब द्विध्रुव, और मोमेंट का मतलब आघूर्ण। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, डाइपोल का मतलब द्विध्रुव, और मोमेंट का मतलब आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
हाँ, बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे अभी आपने मेरे को बताया कि सर ए डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, मिड पॉइंट एल एल पूरा 2l, इस पूरे व्यवस्था को हम डाइपोल कहते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या है ना बेटा, कि कोई भी एक पोल पर का चार्ज कितना हो गया q, और पूरा डाइपोल लेंथ कितना हो गया 2l, इन दोनों के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं बेटा, तो डाइपोल मोमेंट दो चीज का गुणनफल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दो चीज का गुणनफल है, एक तो किसी एक ध्रुव पर का आवेश और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बोले या लंबाई बोले, डाइपोल लेंथ बोले। मतलब क्या क्या चीज का प्रोडक्ट हो गया बेटा, चार्ज और डाइपोल लेंथ, चार्ज और डाइपोल लेंथ, चार्ज और डाइपोल लेंथ। ए चार्ज और ए डाइपोल लेंथ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। P से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर क्वांटिटी है। और बच्चा आप थोड़े से ना, अब डाइपोल मोमेंट अगर तुम पढ़ लिए तो चलो ठीक कि इसी को 2QL कहते हैं। इसका अगर यूनिट निकालने का हो तो ये हो गया कुलॉम और ये हो गया मीटर, मतलब कुलॉम मीटर, और इसी का CGS यूनिट डिबाई होता है और दोनों के बीच में रिलेशन होता है, हाँ डिबाई डिबाई डिबाई, इनके बीच में रिलेशन होता है 1 डिबाई = 3 × 10⁻³ -30 कुलॉम मीटर। इसका डायमेंशन चार्ज का AT होता है और लेंथ का L, तो ATL हो जाएगा, ATL। लेकिन तुम लोग थोड़ा यहां पर फंसोगे कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बच्चा इसको भी एक बार तुम समझ लो। अगर तुम एक ऐसा डाइपोल लेते हो, मान लो हम एक अच्छा सा ऐसा डाइपोल बनाते हैं जहां पर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, तो बच्चा जब हम तुमको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी बता रहे थे, बहुत सारा प्रॉपर्टी बताए थे, वहां पर एक प्रॉपर्टी तुमको हम यहां पर बताए थे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है। इसका डायरेक्शन ऐसा होता है, प्लस से निकलेगा, प्लस से जनरेट होगा और ए घूम करके माइनस में आ जाएगा। अगर इधर से बात करो तो प्लस से जाएगा और माइनस में आ जाएगा, ए प्लस से निकलेगा और माइनस में आ जाएगा। ए इसका डायरेक्शन ऐसा होगा और ये जो डायरेक्शन होता है वो EFI का होता है। EFI बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का होता है। अगर आप तुम अच्छा से बोलो तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का होता है। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किधर से निकलेगा बेटा, प्लस से निकलेगा। किधर से निकलेगा, प्लस से निकलेगा, धन आवेश से निकलेगा और निकल करके घूम करके जाएगा कहां पर, माइनस में जाएगा। कहां, डाइपोल के बाहर, डाइपोल के बाहर। लेकिन जरा तुम खुद सोचो कि क्या यहां से निकल करके और यहां जाके रुक जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसको तो सर्कल बना करके चलते रहना है, इसको तो ऐसे सर्कल बना कर चलते रहना है। तो अब जरा डाइपोल के भीतर आ जाओ तो डाइपोल के भीतर फिर कहां से कहां जाता होगा, तो डाइपोल के भीतर माइनस से प्लस की ओर जाता है। और ये जो माइनस से प्लस की ओर जाता है बेटा, इसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, कहां से कहां होगा, अरे सर माइनस से प्लस की ओर होगा। इसका मतलब और क्या हो गया, अगर डायरेक्शन वाइज अगर आप दोनों में कंपेयर करें, दोनों बोले तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों का कंपेयर अगर आप डायरेक्शन वाइज करो तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि सर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट होता है। कह सकते हो कि सर डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, बिल्कुल आप कह सकते हो। और बेटा आपका करेक्ट है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट का किधर से किधर जा रहा है बेटा, तो फिर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। तो बच्चा ये बात मैंने यहां पर आप लोग को लिखा था कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। फ्रॉम इसका डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर से इधर होगा, माइनस से प्लस की ओर होगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि यहां तक आप लोग को पूरा समझ में आ गया है। एकदम से पूरा पत्ता मैं खोल रहा हूं, धीरे धीरे पूरे के पूरे मैं परत दर परत खोलते जा रहा हूं। और उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बच्चे क्लास अभी एब्सेंट कर गए थे, अभी होली के चक्कर में लोग क्लास एब्सेंट कर रखे थे, उन बच्चों के लिए नोट्स बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल नोट्स एकदम यहाँ पर अवेलेबल है, एकदम यहाँ से लिखेंगे, किसी से मांगने का ज़रूरत नहीं है। क्लासरूम में लगभग यही पढ़ाई हुई है, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल क्लासरूम का मिल जा रहा है और आपको नोट्स भी मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि आप जो गलती किए हैं उस गलती का सज़ा हम भोगते हुए आपको मैं उसका मतलब क्या है, उसका मैं पनिशमेंट नहीं बल्कि इनाम दे रहा हूं। इसका मतलब है कि और आप एब्सेंट करते रहिए बेटा, एकदम से एब्सेंट करते हैं, मैं हूं ना। अरे यार ऐसे मत करो भाई।
ऐसे मत करो, साइंस का क्लास है, बिल्कुल साइकिल का चैन है। एक कड़ी टूटेगा, एक कड़ी मतलब एक क्लास अगर टूटेगा चैन खुल जाएगा और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही दिक्कत होता है तुम लोग के पास। बच्चे हैं ना बेटा, आते हैं अचानक से क्लास ज्वाइन किए। आज का बात बता रहे हैं, आज का बात मैं बता रहा हूँ कि आज मैं पढ़ा रहा था ना, क्या आज का क्लास क्या थी कि अगर बाय द वे एट एनी पॉइंट कहीं पर हमारा डाइपोल रखा हुआ है तो बताओ कि किसी क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट पर अगर डाइपोल रख दिया गया है तो बताओ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। अब आज करीबन 8-9 बच्चे नए ज्वाइन किए थे। अब उनको मैं देख रहा हूँ ऐसे मुँह हाँ ये क्या हो रहा। बोले कि बेटा मुँह से मत सीखो, ये मुँह से सीखने का चीज़ तो है नहीं। हम पूछे कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है, एकदम से 10 किलो वाला मुंडी ऐसे ऐसे हिला दिए। बोले सर दिक्कत हो रहा है। हम अब बाकी बच्चों से मैंने पूछा कि बेटा तू लोग बताओ कि इनको दिक्कत क्यों हो रही है। उन लोग बिल्कुल एक सुर में उन्होंने बताया कि सर क्योंकि ये तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े हैं सर, ना तो उनको ये पता है कि एक्सियल पर क्या होता है सर, उनको नहीं पता है कि इक्वेटोरियल पर क्या होता है, और सर जिस पॉइंट पर मैं जहाँ पर ले रहा हूँ सर वहाँ का कोऑर्डिनेट तो सर एक्सियल और इक्वेटोरियल से मिलकर बना हुआ है। फिर मैंने बच्चों को वहाँ पर थोड़े से इनकरेज किया कि डोंट वरी बेटा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई डल स्टूडेंट हो, बस यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। कड़ी टूटा हुआ है उनका, उनके क्लास बाकी बच्चे टाँ टाँ किए जा रहे थे, उनकी कड़ी टूटी हुई थी। उनको अब कड़ी बनेगा वहाँ से 5-7 क्लास उनको लगेगा धीरे 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 धीरे, और फिर से वो भी कल 5-6 क्लास होते हो तो वो भी वहाँ से दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। तो बच्चे जो भी बच्चे आ रहे हो ना, अब ये माइंड मेकअप करके आओ कि मेरे को क्या है ना रेगुलर रहना है। अब पूरा का पूरा क्लास हमको सिस्टम के साथ करना है, तरीके का नोट्स बनाना है। फिर अगर घर में मेरे को होमवर्क मिल रहा है तो होमवर्क मेरे को करना है। अगर वहाँ पर न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं और उस सम्स का अगर मेरे को डीपीपी मिल रहा है तो मेरे को डीपीपी सॉल्व करना है। अगर इस सारे सिस्टम को आप फॉलो करोगे तो डोंट वरी बेटा, आपका तो एकदम से फिजिक्स खराब होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो चलिए हम लोग अब क्लास को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से आप लोग को डाइपोल का कुछ यूनिट्स वगैरह मैं और यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैंने अभी बताया कि SI यूनिट किलोमीटर होता है, CH डेबाई होता है, और 1 डेबाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। क्या मतलब हुआ? आप बेटा यहाँ पर देख लो कि मैं अगर 2 चार्ज ले लूँ, एक चार्ज 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन, दूसरा -10 इंटू 10 टू पावर -10 फ्रैंकलिन। अगर ये दोनों चार्जेस के बीच का दूरी बहुत ही कम अगर 1 एंगस्ट्रॉम हो तो हम लोग इसको 1 डेबाई कहते हैं। ये 1 डेबाई है। क्या है 1 डेबाई? 1 डेबाई जैसे होता है ना बेटा किलोमीटर, तो वैसे 1 डेबाई वो यूनिट है जो कहां से मिलता है कि अगर 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन का 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर 1 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस पर हो तो इनके बीच में जो लगने वाला ये जो इनके बीच का जो अमाउंट होगा, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये चार्ज और ये डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ये डाइपोल मोमेंट जो बनेगा, इस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं? 1 डेबाई कहते हैं। और अगर आप सोल्व कर लो बेटा तो 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 इंटू 0.33 इंटू 10 टू पावर -9। ये कहाँ से आ गया? आगे जाने के बाद मैं निकाल करके बच्चा को दिखला दिया हूँ कि 1 फ्रैंकलिन का वैल्यू होता है, ये 1 फ्रैंकलिन का वैल्यू होता है बेटा, देखो 1 कूलॉम का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन। अच्छा है समझना, 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन। तो बोलो एक फ्रैंकलिन बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलॉम, और एक में 3 से भाग देंगे तो 0.33 हो जाएगा, 9 ऊपर में जाएगा तो 10 टू द पावर -9 कूलॉम होगा। मतलब 1 फ्रैंकलिन का वैल्यू होता है बेटा। देखो कितना इजीली, कितना सिंपल अलजेब्रा के साथ मैंने तुमको निकाल के दिखला दिया कि 1 फ्रैंकलिन को कूलॉम में चेंज करेंगे तो उसका अमाउंट हो जाएगा, और इसको सोल्व करोगे बेटा तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 किलोमीटर हो जाएगा। ये वैल्यू को याद रखना। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब जान ही रहे हो, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसका ये यूनिट और होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, ENM, इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। और अगर तुम सोल्व कर लो जरा सा तो इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मूल, और नैनोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। इसको अगर सॉर्ट आउट कर लोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -28 किलोमीटर। तो एक वैल्यू ये भी होता है बच्चा। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के तुम्हारे चारों के चारों जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने तुमको पूरा करा दिया। 4 का 4 शॉर्ट क्वेश्चन था तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फिर मैंने तुमको बताया डाइपोल क्या है, और फिर मैंने तुमको बताया कि डाइपोल मोमेंट क्या है। अब हम तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से लेकर के चल रहे हैं बच्चा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हम तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। बढ़िया समझना बेटा।
क्या मतलब कि मैं एक यहाँ पर ऐसे डाइपोल ले लिया, एक यहाँ पर मैंने डाइपोल ले लिया बेटा। डाइपोल का मतलब ही हो गया, डाइपोल का मतलब ही होगा कि एक चार्ज यहाँ पर है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज यहाँ पर है माइनस क्यू। ये हो गया इसका न्यूट्रल पॉइंट एल और पूरी लंबाई 2l। इस पूरे अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं। आज का क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले लिया जाए, पॉइंट को अगर कंसीडर कर लिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ये जो डाइपोल तुम ले रहे हो ना, इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, अब थोड़े से एक्सियल लाइन के बारे में समझ लो। ये जो तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो ना बच्चा, ये जो बहुत सारे ग्राफ आज तक तुम क्लास 9 और 10 से तुम आज तक बहुत सारा ग्राफ बनाते आए हो, तो ये जो तुम ग्राफ बनाते हो ना बेटा, तो जिसको तुम एक्स एक्सिस कहते हो, इस एक्स एक्सिस का बहुत सारा नाम होता है। ये जो तुम एक्स एक्सिस एक्स और एक्स डैश कहते हो और वाई और वाई डैश कहते हो, तो इस एक्स एक्सिस का बहुत सारा नाम होता है। एक तो तुम अभी मेरे को बताया कि सर एक एक्सिस होता है, एक इसको 0 डिग्री एक्सिस बोलते हैं, हाँ, एक इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन या एक्सियल लाइन बोलते हैं। और इसी को एक नाम और है इंड ऑन पोजीशन, इंड ऑन पोजीशन बेटा, बहुत सारा नाम होता है। और हमारे फिजिक्स में ये दोनों का बहुत यूज होता है, ये वर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सियल लाइन, इंड ऑन पोजीशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं तो हर बच्चे को सजेशन देता हूँ कि ये दोनों लाइन रट्टा मार ले, रट्टा मार ले। एक्सियल लाइन, एक्सियल एक्स एक्सिस को अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा, तो हम लोग इसको एक्सियल लाइन भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। तो आज जो तुम्हारा मैटर यही है कि यहाँ पर जो पॉइंट लेने वाले हम लोग हैं, यहाँ से O से R दूरी पर हम जो कोई पॉइंट यहाँ पर P कंसीडर करने वाले हैं, यहीं पर हमारा +1 चार्ज है और यहीं पर हमको टोटल इंटेंसिटी फाइंड करना है। टोटल इंटेंसिटी हमको यहाँ पर आकर के फाइंड करना है। अब लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी होगा कैगो, तो अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी होने वाला है, अब जो यहाँ पर इंटेंसिटी होने वाला है बच्चा, ये इंटेंसिटी 2 होने वाला है। एक इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज के कारण होने वाला है, तो हम इसको ई प्लस कहेंगे, और एक इंटेंसिटी ई माइनस चार्ज के कारण होने वाला है, इसको हम ई माइनस कहेंगे, ई माइनस कहेंगे। ई प्लस और ई माइनस हम लोग कहेंगे। एक इंटेंसिटी ए ई प्लस कहेंगे प्लस चार्ज के कारण, एक ये माइनस चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकले, उसको ई माइनस कहेंगे। और जब हमको ई निकालना होगा उस समय हम क्या करेंगे, ई प्लस प्लस ई माइनस निकाल लेंगे और अपना हम लोग का टोटल इंटेंसिटी पता चल जाएगा। क्या बोल रहे हैं, बात समझ में आ रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इंटेंसिटी निकालने के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे इंटेंसिटी निकालने के लिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर R कैप। पहले इस R कैप को क्लियर कर लो बेटा। अब जरा तुम मेरे को एक बात बताओ कि जब तुम ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हो, ऐसे अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर में एक साइन पढ़े थे जिसको बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। और इधर वाले डायरेक्शन को शो करने के लिए हम बोलते हैं माइनस आई कैप। इधर वाले डायरेक्शन को शो करने के लिए जे कैप कहते हैं और इधर वाले डायरेक्शन शो करने के लिए माइनस जे कैप बोलते हैं बेटा। तो अगर हमको ए वाला, जब हमको ए वाला इंटेंसिटी निकालना होगा तो हम आई कैप यूज करेंगे, और इसका अपोजिट वाला अगर ए इंटेंसिटी निकालना होगा तो माइनस आई कैप हम यूज करेंगे। और बच्चा हम लोग यहाँ पर अब चलते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए। इंटेंसिटी निकालने के लिए बेटा तो एक बार फिगर फिर से बना लो। हाँ, अच्छा ऐसा करते हैं ना कि थोड़ा डिस्टेंस वहाँ पर समझाते हैं। जरा गौर करना बेटा कि तुम पूरा यहां से यहां तक दूरी r लिए हो, यहां से p तक का दूरी r लिए हो, तो फिर बोलो कि प्लस q से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, नो डाउट r माइनस l हो जाएगा। और जब माइनस q से यही दूरी लेना होगा तो कितना हो जाएगा, तो r प्लस l हो जाएगा। तो ये ध्यान देने का जरूरत है कि प्लस क्यू से डिस्टेंस लेंगे तो आर माइनस एल क्यों हुआ, क्योंकि ओ से लेकर के पी के बीच का दूरी आर है, उसमें से हम प्लस क्यू से लेकर के ओ के बीच का दूरी एल है उसको माइनस कर देंगे, तब हमको यहाँ प्लस क्यू से लेकर के पी के बीच का दूरी मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से ओ तक का दूरी आर और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी एल, तो पूरा का पूरा दूरी आर प्लस एल भी हमको मिल जाएगा बेटा। और ये हम लोग का फिगर हो गया। और फिगर एक बार हम लोग और यहाँ पर बनाते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम डाइपोल लिए, ऐसा करो साइन चेंज कर दो, एक कलर चेंज कर दो, ज़्यादा दिखाई देगा, ब्लैक ज़्यादा दिखाई देता। हम यहाँ पर प्लस क्यू लिए, हम यहाँ पर माइनस क्यू लिए, हम यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट लिए, ए डिस्टेंस एल, एल डिस्टेंस, यहाँ से आर दूरी पर हम पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं। आर दूरी पर ए दूरी आर है, तो फिर मैंने बोला
अब थोड़ा सा कलर चेंज करके बताएं कि हमने बोला कि इसका मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो हो जाएगा r माइनस एल, और पूरा यहां से यहां तक का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा r प्लस एल। इधर इंटेंसिटी निकलेगा उसको E प्लस कहेंगे, E प्लस वेक्टर, और जो इसके कारण इंटेंसिटी जो तुम इधर निकालोगे इसको हम लोग E माइनस कहेंगे। तो बच्चा अभी तक जो तुम काम करे हो ना इसका देख लो, तुमको मैं परेशान नहीं हूं, मैंने नोट्स भी दे दिया है, मैंने कलर्ड फिगर भी तुमको दे दिया है। एकदम से परेशान होने का नहीं है कि सर तो ऐसे इतना सारा बात बोल दिए, लिखेंगे कैसे। हमने कहा कि हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, हम कोई पॉइंट यहाँ पर P लोकेट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना, हम पॉइंट P लोकेट कर रहे हैं R डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से, है ना, एक्सियल लाइन पर। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी से तुम्हारे फिगर के सामने ही तुम्हारा हम अगर कंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन करेंगे तो तुमको मजा आएगा। अगर तुमको हम कहेंगे कि E प्लस निकालो, मेरे साथ रहना, यहाँ पर एकदम से फोकस करो, यहाँ पर 100% फोकस करना। जो बच्चा अपने आप को 100% यहाँ बोर्ड पर अभी ला लेगा उसको एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो E वेक्टर प्लस E प्लस वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा। Q का मतलब हो गया प्लस Q, और प्लस Q से P के बीच का दूरी कितना हो गया, कितना बताए थे, तो R माइनस एल। इसका मतलब हो गया कि R माइनस एल का स्क्वायर, और उस डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो इसको क्या लिखोगे, आई कैप लिखना। लेकिन तुमको मैग्नीट्यूड का जरूरत है तो तुम इसको मोड में डाल दो। जैसे तुम E प्लस डालो, निकालना चाहोगे कैसे निकलेगा, तो E प्लस वेक्टर को मोड में डाल दो। जैसे मोड में डालोगे तैसे ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल का स्क्वायर, और जैसे ही मोड में डालोगे आई कैप तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सिमिलरली जब तुम E माइनस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो पहले वेक्टर में निकाल लो, तो अबरी क्या हो जाएगा माइनस Q, और इस बार डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R प्लस एल का स्क्वायर, और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखोगे, तो माइनस आई कैप लिखना। लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो E माइनस जैसे निकालोगे वैसे ही ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और माइनस Q का माइनस हट जाएगा, और R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हट जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। और बच्चा तुम अभी मेरे को बताया था कि सर जब आप E निकालेंगे तो आपको मिलेगा E प्लस प्लस E माइनस। ऐसा करो, इसमें मैग्नीट्यूड मत निकालो, छोड़ दो, रहने दो, वैसा ही रहने दो, छोड़ दो, हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। उसी को इक्वेशन 1 और 2 मान लो, वेक्टर ए में रहने दो, वेक्टर ए में रहने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, इसी से काम चला लेंगे। आओ, इसी को इक्वेशन 1 और इसी को इक्वेशन 2 मानो। अब चलो हम लोग ऐसा करते हैं, लास्ट में एक ही बार मोड करेंगे, तो हम लोग E वेक्टर निकालते हैं। कैसे निकलेगा, निकलेगा E प्लस प्लस E माइनस। अब बोलो E प्लस के बदले क्या पुट करोगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बटे R माइनस एल का स्क्वायर आई कैप। अब यहाँ ए वाले माइनस यहाँ पर माइनस नहीं देना चाहिए, अरे एक ही जगह दो ना यार, एक ही जगह दो, यहाँ पर माइनस नहीं देना चाहिए, ए वाला माइनस को हटा करके यहाँ कर लो। तो जब यहाँ करोगे यहाँ पर करोगे, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इस माइनस को हटा लो, इस माइनस को हटा लो, और यहाँ से इस माइनस को हटा करके यहाँ कर दो। अब यहाँ कर दोगे और जब ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब तुम्हारा वैल्यू होने जा रहा है 1/4 पाई, यार रहने दो यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे, अरे यार जब कहाँ हम गलती कर रहे हैं, एक बार तो माइनस आई यहाँ हम ले ही लिए थे, हाँ तो यहाँ नहीं, यहाँ से हटा लो, तो R क्या हो गया, 1/4, कहाँ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस एल का स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया बेटा, ये पूरा का पूरा इक्वेशन हो गया। अब इसी को तुम थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसी को तुम तो आगे बढ़ा लो, तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा गौर करके देख लो, QI, इसका भी तो I है, QI/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है तुम्हारा। क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो QI/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा, बेटा, तो 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर, 1/R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का स्क्वायर, QI/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लो, R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर, इससे ए कट गया, ए बच गया,
आर प्लस एल का स्क्वायर आर माइनस एल का स्क्वायर क्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl हो जाएगा। यहाँ माइनस करते जाना बेटा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, अंदर में 2ab माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस प्लस 2rl बटा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए दोनों कट गया, क्या बच गया बेटा? जो बच गया आगे लिख लेंगे हम लोग। क्या बच गया? ई वेक्टर इज इक्वल टू, तो क्यू आई बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, तो 2rl 4rl बच रहा है, 4rl और नीचे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो 2ql इंटू 2ri अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल। देख लो अभी भी 2 दूना 4 है, Q है, R है, L है, खाली हम सजा करके लिख दिए हैं। 2ql लिखने से तुमको फायदा हो गया ना, तुम जानते हो ना कि 2ql क्या होता है, 2ql इज इक्वल टू 2ql इज इक्वल टू p होता है, यहाँ p पुट कर दो तो ई वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर 2ri बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब इसी को अगर अरेंज करके कोई बच्चा लिख रहा होगा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आई कैप। और इसी को अगर मोड में, अब बोले वही कि यहाँ पर एक ही बार मोड में डाल दो, ई बराबर ई कैसे निकलेगा, तो ई वेक्टर को मोड में डालेंगे निकल जाएगा, क्या निकलेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चा। और यही आपका आंसर हो गया बेटा, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन थोड़े से और आगे बढ़ जाइए, लेकिन डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, डाइपोल लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल। और छोटे चीज को अगर आप स्क्वायर करोगे ना तो और ही छोटा हो जाएगा। देखो क्या मतलब, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, बहुत बड़ा हो गया, 10 का स्क्वायर करेगा 100 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर 10 के पावर -5 का स्क्वायर करोगे तो 10 के पावर -10 हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। अगर 0.000001 का स्क्वायर करोगे, देखो ना अभी आप कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद दशमलव, 14 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इतना छोटा हो जाएगा कि एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, एल स्क्वायर को तुम छोड़ सकते हो। और अगर जैसे ही तुम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे बेटा, यहां से इस एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करोगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर का पावर 4 हो जाएगा। मतलब ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr, ऊपर में 2pr था, देख लो ऊपर में 2pr है और नीचे में आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आर के पावर 4 हो गया। और बस यही तुम्हारा आंसर हो गया। एक गो आर कट जाएगा, 3 गो बचेगा और ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। और बच्चा यही तुम्हारा एक्सियल पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। अब हम फटाफट इसका पूरा नोट्स के साथ तुमको दिखला दें। ये तो मैंने पूरा तुमको एकदम से डिटेल कितना सारा चीज़ मैंने तुमको बताया, लेकिन कोई बच्चे को अगर नोट्स लिखने का ज़रूरत हो तो बिल्कुल तुम देख लो, हम एकदम से नोट्स भी बता दिए हैं तुम लोग को हम नोट्स भी तुमको आगे दिखला दे रहे हैं। ये देखो, ये पूरा का पूरा बच्चा तुम्हारा नोट्स भी लिखा हुआ है, ये देखो। वहाँ के बाद यहाँ नोट्स है, यहाँ नोट्स है, एल को नेगलेक्ट किए हैं और बच्चा 2p/r3। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर कैलकुलेशन तुमको वहाँ से ही समझ में आया है तो कैलकुलेशन तुम वहीं से देखना बेटा, वहीं से ज़्यादा अच्छा रहेगा जो तुम्हारे सामने मैंने कैलकुलेशन किया। लेकिन कोई बच्चे को अगर प्रॉपर नोट्स, अगर मतलब मैंने दोनों चीज़ तुमको प्रोवाइड कर दिया है, मैंने तुमको बिल्कुल सेल्फ हैंडेड भी तुमको मैंने लिख दिया जो बोर्ड पर जैसे लिखा जाता है। और अगर कोई बाय द वे कोई टाइपिंग नोट्स को लिखना चाहता है तो वो भी लिख सकता है। तो बच्चे मैं उम्मीद करूँ कि पूरा क्लास समझ में आया। टफ था, बहुत टफ क्लास था, मतलब टफ बोल कहने का मतलब है कि ज़्यादा मटेरियल था, अच्छा खासा मटेरियल था। और यही जो एक्सियल लाइन है वो सैटरडे को टेस्ट है, बस आना है,
मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। आज मैंने एक्सियल पढ़ा दिया, कल मैं इक्वेटोरियल पढ़ा दूंगा। तो आना है क्लास में और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन फटाफट लिख करके अपना चले जाना है। मतलब है कि जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन है, हर वीक में हम लोग 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे बेटा लॉन्ग क्वेश्चन का, और एकदम से तैयारी शुरू से लेकर के चलना है। एग्जामिनेशन में तो इतना सा शिकन तक नहीं होने को है हम लोग को, इतना सा शिकन तो नहीं होने को है। और डीपीपी खूब बनाते जाना है। अभी तक सोचो कि सैकड़ों क्वेश्चन तो तुम लोग सैकड़ों क्वेश्चन तो अभी तक बना चुके हो। मात्र अभी तक भर में तुम 100 क्वेश्चन के आसपास तुम लोग लगभग क्लासरूम से लेकर डीपीपी तक तुम बना चुके हो बेटा। अभी तक भर में इतना ही दूरी में 100 क्वेश्चन से ज़्यादा तुम लोग मोर देन 100 क्वेश्चन बना लिया होगा। अभी तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बचा हुआ है। बहुत जम कर पढ़ाई हो रही है, बहुत जम कर पढ़ाई हो रही है। और ये हमारा बेटा सोशल लिंक है, ये हमारा नंबर हो गया। किसी बच्चे को किसी क्यूरी के लिए ज़रूरत पड़े तो ये अपना टेलीग्राम का नेम है बेटा, मैं रोज़ बता देता हूँ। और सभी बच्चे हमारे चैनल्स को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सभी जितने भी झारखंड के बच्चे हैं, जितने भी 12 से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अभी पूरे 1 साल ये चैनल आपको मदद करने जा रहा है। बहुत ज़्यादा मैं हेल्प करूँगा आप लोगों को। तो प्लीज़ सारे के सारे बच्चे अपने चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो निश्चित ही कमेंट्स करके मेरे को बताइएगा, ताकि उस कमेंट्स को देख करके मैं भी इनकरेज होता हूं। तो चलो बच्चे, बहुत अच्छा आप लोगों ने क्लास करा। तो सभी बच्चे अब इसको पूरा अच्छा से देखिएगा और लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सभी खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और खूब खूब पढ़ाई कीजिए। हम फिर अगले क्लास में आप लोगों के पास नए टॉपिक्स के साथ आऊँगा। तब तक बाय बाय।